अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अब्बास। तो जनाब अच्छी सी सुबह में आपको कहेंगे खुशामदीद और हम लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग आज आपके लिए। और आज हम बात करेंगे बेफिक्री के हवाले से। जी हाँ, बेफिक्र होना जिंदगी में कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा उन्हीं लोगों को हो सकता है जो कि वाकई बेफिक्र रहते हैं। लेकिन फिक्र कब होती है? फिक्र जब होती है जब आपका अपना आपसे कोई रूठ जाए, आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही हो, आप किसी से राब्ते में नहीं हो, तो उस वक्त आपको बहुत सारी फिक्र सताती है। बिल्कुल, कोई काम फंसा हुआ हो तब आपको बहुत सारी फिक्र सताती है। लेकिन ये जो बेफिक्री का एहसास होता है ना, ये इंतहाई अहम एहसास होता है। इससे इंसान बड़ा फ्रेश रहता है। जैसे कि अगर मैं और अवैस यहाँ पर बैठे हुए और मैं और अवैस कोई भी बात कर रहे हैं तो बड़ा बेफिक्र होकर बात कर रहे हैं, तो ये हो गई कैजुअल बात जो कि हम बेफिक्री के साथ करते हैं। अगर हमें काम की टेंशन नहीं है तो भी हम बहुत ज्यादा बेफिक्र हैं। लेकिन फिक्र सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब आपका राब्ता आपके अपनों से ना हो रहा हो और उस टाइम पर आपको उनसे बात करनी हो, तब आपको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि आपको आपके अपनों से कनेक्ट कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एक नंबर 1 चीज है। आज के अगर जदीद दौर की बात की जाए तो कहाँ पहले महीनों महीनों राब्ता नहीं होता था, लोगों के घर टेलीफोन नहीं होते थे। अब इंटरनेट के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते, विद इन अ गो आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे एक फर्द से आराम से बात कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी से फिक्र को खत्म कर दिया है कि राब्ते बहाल हो गए हैं। राब्ते बहाल हो गए हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, लोगों की दोस्तियां बढ़ रही हैं, लोगों की रिश्तेदारियां जो है वो मजीद मजबूत तर होती जा रही हैं। और ये सिर्फ मुमकिन बना है राब्ते के जरिए, क्योंकि अगर आपका राब्ता स्ट्रांग होता है तो आपकी जिंदगी के तमाम मामला जो है वो भी सुलझे हुए होते हैं। तो जनाब ये तो हो गई बेफिक्री की बात। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगी और अवैस भी यही सजेस्ट करेंगे कि जी अगर आपने बेफिक्र रहना है तो बेफिक्र रहिए, लेकिन बेफिक्री के लिए अपने तमाम तर काम जो है वो निपटा लीजिए ताकि आप हम लोगों की तरह बेफिक्र रहें और आपको काम की भी कोई टेंशन ना हो और आपको गर्मी की भी कोई टेंशन ना हो, जो कि रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो जनाब अगर गर्मी की बात कर रहे हैं और आने वाले सीजन की बात कर रहे हैं तो रमजान करीब आ रहे हैं और महकमा मौसमियात ने बिल्कुल इंदिया दे दिया है कि इस दफा रमजान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और तमाम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करने की और ऊपर से फिर कराची के अंदर लोड शेडिंग है, पानी की किल्लत है। और अगर आप रमजान में भी यही हाल रहेगा और सूरत हाल ऐसी ही रहेगी तो रमजान बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी लोड शेडिंग के मसले के लिए तो अभी सभी मुतारिक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आज आ रहे हैं, काबीना का इजलास होगा, सियासत कर रहे हैं लोड शेडिंग के ऊपर। अब ये तो देखना होगा ना, अगर मसला हल नहीं हुआ तो सियासत कर रहे हैं, अगर मसला हल हो गया तो मुतारिक हो गए। बयानबाजी चल रही है और बिल्कुल सियासत लग रहा है कि सियासत होती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कराची में मौजूद हैं, काबीना की कमेटी का इजलास होने जा रहा है, उसमें तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कराची के अंदर मसला है क्या। मसला है क्या, क्योंकि खादिम आला भी आए हैं और इस दफा ललकार कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी अब मैं बताऊंगा कि कराची वालों को बिजली कैसे मिलेगी। इस बारे में मजीद डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। चलिए जी, मुझे लगा कि मुझे वेलकम बैक करना है क्योंकि अवैस बड़े बेफिक्र नजर आ रहे हैं आज मुझे। खैर अवैस, बेफिक्री बहुत ज्यादा है। खैर अवैस, पेपर्स में क्या अखबारात में आज सबसे पहले बात करेंगे। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और सबसे अच्छी जो इसमें खबर उस वक्त मुझे नज़र आ रही है वो पानी और बिजली के मसाइल के हवाले से ही है। पानी, बिजली और दीगर मसाइल हल करो, फारूक सत्तार ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर हमने अदम ताउन की तहरीक चलाने का फैसला कर लिया तो देखते हैं वफाक और सूबाई हुकूमत कैसे चलती है। एहतजाजी मुजाहिरे भी करेंगे। उन्होंने 72 घंटे का वक्त दिया है वफाक और सूबाई हुकूमत को, यानी सिंध की हुकूमत को, कि कराची के अंदर जो बिजली का मसला है उसे फ़ौरन हल कर दिया जाए। एक तरफ फारूक सत्तार साहब कहते हैं ये डेडलाइंस अच्छी चीज़ नहीं होती, दूसरी तरफ वो कहते हैं 72 घंटे की डेडलाइन दी है। मुझे कुछ बात समझ नहीं आती। भाई 72 घंटे की डेडलाइन दी है, अगर उस टाइम तक ये मसला नहीं हल हुआ तो उन्होंने कहा कि फिर के इलेक्ट्रिक के बाहर वो मुजाहिरे करेंगे। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि जी शहबाज शरीफ के साथ हमने सिर्फ तस्वीरें नहीं खिंचवाई हैं, हमने बड़ा सीरियसली कराची का मसला जो है वो डिस्कस किया और असल दुख उनको वहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास क्यों नहीं आए, बहादुराबाद क्यों चले गए। चलिए जनाब, अगर ये बात करूँ मैं ओवरऑल तो एक PTI और हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी अब आमने सामने है और जो सेनेटर का मसला है उसके ऊपर
पर अब जमात इस्लामी ने मुतालबा किया है कि बयान हल्फी जमा कराया जाए और जो भी सेनेट के अंदर इलेक्शंस के अंदर जो भी कुछ हुआ है उस हवाले से PTI ने जो है वो कहा है कि मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फवाद चौधरी उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब जमात इस्लामी की हमें तो समझ में नहीं आती कि उनके जो है कैंडिडेट को वोट भी दे दिया और फिर उनके हवाले से जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, मसामत भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये मसला है और दूसरी तरफ जो मसला है वो डेफिनेटली नून लीग के मुतारिक होने का मसला है। खादिम आला की आमद हुई है कराची में और उन्होंने PTI के ऊपर भी तनकीद की है, पीपल्स पार्टी में भी तनकीद की और साथ साथ उन्होंने कराची के आवाम के मसाइल को हल करने की भी अब ठान ली है। और उनका यही कहना है कि जी अब मैं बताऊंगा कि कराची में रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी और इस मसले को हल किया जाएगा। और साथ साथ उनका जो अब स्टांस है वो ये है कि वो ANP के सरबराह से भी उन्होंने मुलाकात की है, MKM से भी मुलाकात की है। तो अब कराची में भी वो काफ़ी मुतारिक हैं और अपनी कैंपेनिंग के हवाले से आगे भी बढ़ेंगे। और अगर दूसरी बात की जाए जो सबसे बड़ा मसला है अगर मैं देख रही हूँ तो वो डेफिनेटली अब रमज़ान मुबारक के हवाले से ओवैस। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर मुझे वो लगी कि हुकूमत ने रमज़ान में 19 अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी देने का प्लान कर लिया है। तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 ऐसी अशियाए खुरोनोश है जिनके ऊपर अच्छा वैसे ये सब्सिडी सबा टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हर साल ही दी जाती है लेकिन आवाम को इसका कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर इतना ज्यादा रश होता है कि आप कुछ ले ही नहीं सकते। बिल्कुल बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जबरदस्त और अहम खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस साहब आपको पता है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इन दिनों, अवामी मसाइल को लेकर खास तौर पर बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से वो बहुत ज्यादा नोटिस ले रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने तालीम के हवाले से नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरिट के खिलाफ तैनातियां की गई हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और उन्होंने इस्तीफे तलब किए गए हैं, एक को मुअत्तल किया है। PIC में घपलों पर नैब को इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है, अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया है। आपको पता है कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो लाहौर की वहाँ पर वाइस चांसलर की जो तकर्री की गई है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बन गई है डॉक्टर उज़मा साहब की। और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर उज़मा साहब के जो वालिद हैं उनके शागिर्द हैं एहसन इकबाल साहब। तो ये कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल ने फेवरेटिज्म किया है और आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन देके चले अब ये जो इंटरनल न्यूज़ है सारी ना डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब उस हवाले से काफ़ी मुतारिक हैं। अगर अस्पतालों का हाल देखें तो मुतारिक हैं, इवन सड़कों के हवाले से बहुत ज़्यादा नोटिस ले रहे हैं और अब लोड शेडिंग का जो मसला है उसके ऊपर भी सियासतदान मुतारिक हैं। तो अब देखना यह है कि फारूक सत्तार के 72 घंटों का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर आ जा रहे कराची उस हवाले से बिजली के लिए क्या होता है। और अगर बात की जाए ओवरऑल पीपल्स पार्टी के हवाले से तो वज़ीर आला सिंध भी बड़े मुतारिक हैं, वो क्या करते हैं। अब इतने सारे लोग सर जोड़कर बैठ गए तो कराची से मेरे ख्याल में लोड शेडिंग का मसला तो हल होने जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं और बढ़ेंगे लाहौर की जानिब जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान। उनसे जानते हैं कि शहर में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। तारिक खान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अगर हम देखें ओवरऑल तो पहले थोड़ा सी मौसम की बात हो जाए क्योंकि मौसम जो है वो दोबारा से एक करवट लेना शुरू कर दी है उसने। कुछ बारिश के बाद मौसम कुछ ठंडा हो गया था लेकिन अब दोबारा से सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं उसने और कुछ मौसम जो है वो गर्म हो रहा है। आज भी कुछ गर्मी की शिद्दत सुबह से ही कुछ बढ़ रही है और लगता है कि दोपहर के वक्त में 12-1 बजे का इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। सियासी एक्टिविटीज़ देखें तो कुछ शेड्यूल में इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि सारे ही मेन जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं वो लाहौर से बाहर हैं। तमाम एक्टिविटी इस्लामाबाद या कराची में हैं तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। सिर्फ गवर्नर पंजाब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक सेमिनार में उनका खिताब होगा। उसके साथ साथ अगर देखें तो बलूचिस्तान ब्राइडल के हवाले से एक शो है वो होने जा रहा है। इसके साथ छोटी छोटी मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं लेकिन कोई ज़्यादा इतनी अहम एक्टिविटी जो हैं वो इस वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है और इसके साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जो है सानिया माल्टोन के हवाले से जो केस है उसकी समाअत जो है मुसलसल जारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस लिया था और कहा था कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। आप तमाम तरह तफसीलात बता रहे थे आज के हम इवेंट्स के हवाले से, लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने कहा कि लाहौर में ठंड प्रोग्राम है, कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा इन्होंने मुझे ब्राइडल के हवाले से एक इवेंट के बारे में बताया तो मेरे जहन में वो इंडोनेशिया वाली खबर आ गई जो कि आप मुझे बता रहे थे कि इंडोनेशिया में भी जो है वो फैशन वीक हुआ है और ये मुस्लिम फैशन वीक है। और मुस्लिम फैशन वीक इसलिए है क्योंकि ये बाकायदा तौर पर हिजाब में हुआ है और हिजाब पहने हुए खवातीन ने जो है वो रैंप पर वॉक की है और दिस इज़ वेरी गुड थिंग। आप देखें कि कितने ज़बरदस्त वो खवातीन लग रही थी इंडोनेशिया के अंदर जिन्होंने ये रैंप वॉक की है और बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी और इस तरह से मेरा कल्चर प्रमोट हो रहा है। हर साल होता है और उसका मकसद ये होता है कि ईद से पहले आने वाले जो फैशन है उसको प्रमोट किया जा सके और साथ साथ मुस्लिम वैल्यूज जो हैं उसे भी साथ साथ प्रमोट किया जा सके। तो फैशन पर बात हो गई, खबरों के ऊपर बात हो गई, अब कुछ बात कर लेते हैं एडिटोरियल्स के हवाले से। बिल्कुल, एडिटोरियल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह नामवर सहाफ़ी
नफीस नईम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। नफीस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग जब लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, खबरें डिस्कस कर रहे थे, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, और जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा एडिटोरियल, कोई ऐसी खबर छुपी होती है जो कि सनसनी जरूर फैलाती है। आज क्या बॉम्बशेल। बॉम्बशेल देखें, चीफ जस्टिस के बारे में आपने कहा इंतहाई मुतारिक है, वाकई में बहुत मुतारिक है। आप देखें अभी सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने एक्शन लिया है, तकरीबन 12,600 सिक्योरिटी एहलकार जो कि जिसे कहते हैं ना अनवांटेड जो थे, अनकॉल्ड फॉर, जो गैर मुतल्लिक़ अफराद की सिक्योरिटी पर लगे हुए थे। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है, अभी सिर्फ 4,610 एहलकारों का जो वापस बुलाए गए इन सिक्योरिटी एजेंसी से, उनका तखमीना लगाया गया है तो तकरीबन 11 करोड़ 50 लाख के ज़ायद जो बनता है पर मंथ, और ये अगर लगा लिया तो 3 अरब सालाना इसके जाता है। 12,600 तकरीबन जो है ये वापस आ चुके हैं। ये एक खुशाइन इक़दाम है। देखें, पहली तो बात ये है कि देखें हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपनी जगह पर है, आपको थ्रेट्स भी हैं, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे लोग जो माले बेरहम, यानी कि एक स्क्वाड 6 पुलिस एहलकार, यानी कि जिसे कहते हैं ना वीआईपी का तो एक वतीरा रहता है कि गाड़ी पर हमारा पर्चा हर बंदे ने प्रोटोकॉल रखा हुआ है, चाहे वो डिजर्व करता है या नहीं करता। और फिर हुकूमतों का भी इसमें कसूर ये है कि सबा अवैस कोई ऐसा प्लान आपने नहीं बनाया, आपने अपडेट करने के लिए नहीं बनाया कि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स किस तरह जो है इनको सिक्योरिटी दी जाए। कोई क्राइटेरियन होना चाहिए कि क्या वो अहल है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। जिसने डिमांड की आपने उठा के उसे सिक्योरिटी दे दी। अकरबा परवर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नफीस भाई, कोई एसओपी होना बहुत जरूरी है, वरना हर दूसरा बंदा मांगेगा और आप उसे खुल्लम खुला दे देंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। नफीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, इस वक्त हमें सबा रानी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे आज पूछते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल और क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं। सबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आज। बिल्कुल, आपको भी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब इमरान खान की जानिब से सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों के ख़िलाफ़ जो 20 नाम सामने आए थे, उसने खैबर पख्तूनख्वा में सियासत में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा रखा है। गुज़िश्ता रोज़ भी यासीन खलील की जानिब से जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि वो अभी शो कॉज के ख़िलाफ़ जो है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और उन्होंने कहा कि वो आज यानी कि पीर के दिन अदालत जाएंगे। तो ये मुतवक्का है कि आज वो और इसके अलावा जो दीगर MPs हैं वो अदालत जाएं इसके फैसले के, ये जो नाम दिए गए थे इस वोट बेचने के ख़िलाफ़। इसके अलावा पेशावर में जो मुख्तलिफ स्कूल हैं उन्होंने आज और कल यानी आज पीर वाले दिन और मंगल के दिन जो है तो हड़ताल कर रखी है। स्कूल्स मुकम्मल तौर पर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उन इदारों की मालिकान की जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट के सामने हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि जो हुकूमत पॉलिसीज़ लेकर आ रही है इसमें इनको भी शामिल किया जाए, चूँकि ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे राय भी ली जाए। तो हो सकता है कि आज ये एहतजाज भी पेशावर हाई कोर्ट के सामने ही किया जाए। इसके अलावा गंदारा बोर्ड के पेशावर से हमें अपडेट करें थी आपका बेहद। और अगर हम लाहौर की बात करें तो भी आप देखें वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा होता है, पेशावर की बात करें तो वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है, कराची की बात करें तो यहाँ भी लोड शेडिंग के लिए एहतजाज हो रहा होता है। तो क्या हो रहा है, हमारे हर शहर में कोई ना कोई एहतजाज कर रहा है। तो जनाब आवाम जो है वो एहतजाज में मसरूफ़ है और सियासतदान जो है वो दावे और वादे करने में मसरूफ़ है। तो इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब हम बात करेंगे एडिटोरियल्स के हवाले से। नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी, एडिटोरियल क्या है आज? जी सबात, हम चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तमाम कंट्रोवर्सीज से बालातर होकर तमाम सियासत से एक साइड पर रख दें। चीफ जस्टिस को कुछ लोग कहते हैं कि वो मुकन्ना की हदूद में तजावज़ कर रहे हैं, इदारों में जो है ना इदारे तजावज़ करें दूसरे की हदूद में। चीफ जस्टिस जो काम कर रहे हैं, अगर इसका रेप्लिका हर जगह हो जाए, मिनिस्टर्स जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन में, अपनी हुदूद में, अपने हलकों में अगर इस तरह के दौरे कर लें और इस तरह अपने चेक एंड बैलेंस कर दें तो मुल्क आज इस वक्त कहाँ खड़ा होता है। चीफ जस्टिस ने जो देखें ना, जिस इदारे में जाते हैं
वहाँ कहीं ना कोई मसला निकल ही आता है। और उसको देखें, मैं भी वाइस चांसलर की बात करता पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपने भी पढ़ा भी कि उनको कई एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि मेरे 2 साल रह गए रिटायरमेंट के लिए, मुझे मोहलत दे दीजिए। अगर आप, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप अहल हैं कमेटी के जरिए दोबारा वापस आ जाएं, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तो अगर ये चीजें हर वजीर और एमपी या एमएनए अपने अपने हलकों में इस तरह के तो जाती काम करे, चला जाएगा अगर वो इस तरह जाती मफाद कहाँ चला जाएगा। असल बात ये तो, ये मैं समझता हूँ कि अगर जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, जो गवर्नमेंट आएगी, अगर वो इस चीज को अपना वतीरा बना ले, इस तरह की कारकर्दगी को, इस फुल स्टेप पर चले। जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से मुतारिक हैं, जिस तरह से मसलों को हाईलाइट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ रहा है। सभा गाड़ी के पीछे भागते हैं लोग। जो साइली ने अभी कल भी देख लें, आपने गाड़ी रुकवाई उन्होंने, जिसने कहा दोबारा उनको अपने चैम्बर कोर्ट रूम में लेकर उनकी सारी फरियादें सुनी और बाकायदा देखे ना, वो 2 बच्चों के वाला, उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 12 लाख खर्चा आता है और हम 12-13 साल से उनके वालिद रो पड़े अदालत के अंदर के 12-13 साल से हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मशीन मंगवाई जाए, वरना मैं जो हूँ, जो कोलेस्ट्रॉल की मशीन होती है, ट्रीटमेंट मशीन, वरना हम यहाँ चंदा जमा करके अभी मंगवा लेंगे। यही बात है ना, ये चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, हमारे पीछे आवाम खड़ी होगी, अदलिया के पीछे, जुडिशरी के पीछे, जजेस के पीछे। वो यही काम है, उनको नजर आ रहा है कि अवामी पजीराई कितनी ज्यादा, और वो वजह ये है कि लोगों के मसाइल उन्होंने एड्रेस किए। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, हाँ नफी साहब, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, उसमें आपने जो ऐड करना हो कर दीजिएगा। हम जब जुडिशल की लॉ की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करते हैं, जजेस की बात करते हैं, तो जब से चीफ जस्टिस साहब मुतारिक हुए हैं, तो उन्होंने जिस तरह का चेहरा दिखाया है कि वाकई हमारे मुल्क का लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है। एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को इससे पहले नहीं पता था कि अदालतों में क्या हो रहा था, क्या पावर है हमारे यहाँ लॉ की, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। जब से चीफ जस्टिस साहब ने ये तमाम इश्यूज हाईलाइट करने शुरू की हैं, बात करनी शुरू की है, लोगों के मसाइल के ऊपर बात करनी शुरू की है, हर इदारे की खराबी को पॉइंट आउट करना शुरू किया है, लोगों में शऊर बेदार हो गया है, लोगों को ये पता चल गया कि नहीं, पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, हम इस हवाले से आगे बढ़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे ना सिर्फ आवाम में शऊर आया है, बल्कि उनमें अपनी बात कहने का हौसला भी आया। और मैं फेसबुक पे या कोई सोशल मीडिया पे आप देख लें, कोई भी इशू बड़ा आता है ना, तो कहते हैं चीफ जस्टिस कहाँ है। तो ये एक ट्रेंड आ गया कि चीफ जस्टिस कहाँ है, चीफ जस्टिस क्यों नहीं है। तो लोग समझ रहे हैं, अपना मम्बा समझ रहे हैं, जो उनके अजाला है, जो उनके चीजों को एड्रेस करेंगे, मसाइल को, वो चीफ जस्टिस है। ये सूरत हाल, जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स काम करेगा, वो चाहे कोई भी हो, इस बात से कतई नजर, तो उसे निजात दहंदा ही समझा जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट, जमहूरियत के जो आलम बरदार हैं, जो कहते हैं जमहूरियत जो हर चीज़ निज़ाम के लिए ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, तो जमहूरियत अगर इन पैरामीटर्स पर काम करे, जमहूरी जो आलम बरदार है वो इन पैरामीटर्स पर काम करे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, सिंसियर होकर काम करें, तो सब कुछ मुमकिन है। वोट को इज्जत मिल जाएगी, ये वोट को इज्जत जरूर मिलेगी, ये बात, वोट को अमल से इज्जत मिलेगी। अब जरा आ जाते हैं सियासत पर। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, मोहब्बत और नफरत का रिश्ता खत्म हो रहा है। जोर कलम मुजम्मिल सरवर्दी ने ये अपना आर्टिकल लिखा है, बहुत खूबसूरत है। कहते हैं अच्छा, अचानक सराजुल हक साहब ने एक धमाका किया और उन्होंने कहा कि मुझे कॉल की गई कि आपने जो है एक वोट देना है बलूचिस्तान के एक बंदे को। मैंने परवेज खटक से पूछा कि वो कौन है, बताया तो सही। उन्होंने कहा अभी पता नहीं है, आदमी बलूचिस्तान का, आपने इसे वोट देना है। और फिर वो पता लगा कि वो जरदारी साहब का आदमी है, यानी कि पीपल्स पार्टी का आदमी है। इस जुमले ने जो है ना सिर्फ पीपल्स पीटीआई, और क्योंकि पीटीआई का रिएक्शन ही बहुत खतरनाक आया, इसलिए कि पीटीआई और जमात इस्लामी का जो एक बंधन था उसमें एक दरारें डाली। पहले भी ये चल देखें, जमात इस्लामी और पीटीआई का जो कहते हैं कि केपीके में जो हुकूमत का इत्तेहाद चला, वो सिराजुल हक साहब की वजह से चला। सिराजुल हक साहब ने बहुत बर्दाश्त किया। इनको ताने भी मिलते रहे कि सेनेटर आप हमारी वजह से बने हैं, गवर्नमेंट आपकी हमारी, आप हमारी बात सुने। आपने देखा होगा इश्तहार जो खैबर बैंक के हवाले से आया, काबीना के खुद एक्शन जो है गवर्नमेंट ने लिया अपने काबीना के जो जमात इस्लामी के रुकन थे उनके हवाले से, लेकिन उसके बावजूद ये ताज चलता रहा। अब ये जो बाज़गश्त आई है कि सेनेटर्स को जो है पीटीआई ने कहा कि ऊपर से आया, और सिराजुल कहते हैं मुझे नहीं मालूम है अर्शे मोहल्ला था या कोई और थे ऊपर से, हो सकता है इमरान खान भी जमा कराएं ये सारे अरकान जो है ना सब। ये उन्होंने बहुत अच्छा मुतालबा किया है कि ना वोट ना बेचने का बयान हल्फी वो है इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराएं। ये एक अच्छी है, क्योंकि देखें इमरान खान ने भी जो अपनी जमात के एक्शन लिया है। अच्छा, वैसे जमात इस्लामी को अचानक से, मतलब ठीक है, जब इलेक्शंस हो रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उरूज पे था, बातें हो रही थी, तब भी आवाज उठा सकते थे और फौरन बात भी कह सकते थे
थे कि जी बयान हल्फी जमा कराएं, अचानक से जमात इस्लामी को ये सेनेट वाला मसला याद आया, फिर अचानक से उन्होंने कहा जी MMA को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये सारी ये क्या चल रहा है? इलेक्शन की तैयारियां हो रही है नफीस भाई? बिल्कुल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और यही वजह है कि अगर ये वो बात पहले कर जाते तो इसमें बहुत ज्यादा वजन होता और इसका आयर भी जो भुगतना पड़ता उनको दूसरी जमात को। लेकिन उन्होंने इस टाइम पर ये बात करके खुद अपने ऊपर भी जो है ना कुछ उन्होंने इल्जामात लिए हैं, क्योंकि लोगों यही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त जो है ये तो आपकी एक टाइमिंग सही है। लेकिन बहरहाल देखें, एक उन्होंने बयान दिया है, इस बयान की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन पे ना सिर्फ जमात इस्लामी है बल्कि खुद जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी खुद हमारे वजीर आजम साहब जब इमरान खान ने ये कहा ना कि 20 अंडे जो थे वो गंदे थे हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, मेरी पार्टी के अंदर, तो जब उन्होंने ये बयान दिया ना तो उसके फौरन रद्द-ए-अमल में मौलाना फजल रहमान कहते जी उनके तो सारे पार्टी में लोग ही ऐसे हैं। तो अब अगर ठीक है, ये इमरान खान साहब की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एडमिट किया और इस हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया, लेकिन आप देखें कि उनकी इस बयान के बाद से जो है ना मजीद उनके ऊपर डबल तनकीद हो रही है कि जी आपकी तो जो पॉलिसी है, आपकी जो तहरीक है, आपकी जो पार्टी है उसके अंदर लोग हैं ही ऐसे। आप पॉइंट आउट करते हैं। देखिए एक चीज है कि इमरान खान ने ये तो रिवायत से हट के काम किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन टाइमिंग अगर आप देख लेना, PTI को जो ये गंदे अंडे अगर आप कहते हैं 12, अभी देखें 20 हैं और 20 में से कई लोग तो बयान हल्फी दे चुके हैं, कुरान पे हाथ रख के कि हमने ऐसा नहीं किया। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं सबा इमरान खान, अभी जो PTI को जो नुकसान इसलिए नहीं होगा कि इलेक्शन असम्बली डिसॉल्व होने जा रही है। हाँ, उस वक्त ये बहुत बड़ा इकदाम होता कि जब PTI की गवर्नमेंट होती और उस वक्त टाइम वक्त होता और उस वक्त ये 20 बंदे चले जाते और गवर्नमेंट को मसला हो जाता, अक्सरियत खो जाती, गवर्नमेंट जाने का खतरा होता, तो ये होता कि अपनी गवर्नमेंट को स्टेक पे लगा दिया। सही कह रहे हैं नफीस भाई, ये अनप्रेसिडेंटेड था कि इमरान खान ने फैसला लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नुक्ता ये है कि उन्होंने पहले से नाम बता दिए, तहकीकात होने देते। और कई लोग ऐसे, बिल्कुल, और कई लोग ऐसे भी हैं इसमें जो दूसरी पार्टी से आए और कुछ जाने ही भी वाले थे, ये भी इत्तलात आ रही हैं। लेकिन ये कि बहरहाल जो भी था, अब इनकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको, ताकि जो सेनेट पर एक निशान लग गया ना कि यहाँ पर, और ना सिर्फ ये कि बेचने वाले और जिन्होंने खरीदा उनको भी सामने बेनकाब करना चाहिए। उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? सब पार्टी जानती है क्योंकि उनके खरीदने वालों के वोट से सैनानी साहब मुंतखब हुए। तो जिस जगह पर हम 2013 का कैंपेन PTI ने चलाई इसलिए थी कि बेईमानी से लोग आए हैं पार्लियामेंट में। एक चीज आपको शायद याद होगी कि जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे और हम हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते थे, तो मैं आपसे एक चीज़ बार बार कहती थी कि भाई जिन लोगों ने ये कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा शवाहिद के साथ कहते हैं कि हमें पता है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उनको क्यों नहीं बुलाता इलेक्शन कमीशन और बुला के उनसे क्यों नहीं बयान ले लेता? और एक डेडलाइन भी दी थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन खैर हुआ कुछ नहीं। अब ये देखना है कि बयान हल्फी जमा कराए जाते हैं लोगों की जानिब से या नहीं कराए जाते, या मामला जो है जमात इस्लामी ने सिर्फ सियासी तौर पर ही उठाया। अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? अगला हम फिर वही आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही अच्छा एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे होते हुए मुल्क में कोई मार्शल लॉ आने वाली नहीं है, और अगर हमने कोई भी साइन देखे मार्शल लॉ के तो सिर्फ मैं ही नहीं 17 के 17 जजेस जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको देखा जा रहा है। इदारिया उस पूरे स्टेटमेंट पे जमहूरियत का तसलसल, चीफ जस्टिस की यकीन दहानी कहता है इदारिया, ये जंग का इदारिया है। ये कहते हैं कि अंपायर की उंगली के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुई, कहा गया कि आज जा रही है गवर्नमेंट की बिसात उठ रही है, आज उठ रही है। इवन जुडिशल मार्शल लॉ के हवाले से बात एक बात आई है कि जो मार्शल लग रही है, जुडिशल मार्शल लग रही है, लेकिन ये तमाम अबहाम जो हैं वो खुद आर्मी चीफ भी ख़त्म करते रहे, चीफ जस्टिस अदलिया की तरफ से। और अब जो ये बिल्कुल दो टोक बात ये कह दी गई है कि ना मुल्क में कोई मार्शल लॉ आ रहा है, ना हम लगने देंगे, और किसने लगाने देना है। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये अदारिया कहता है कि जमहूरियत के पनपने में ही इसकी तरक्की है, और हमने देखा है कि जो आमिरों ने जो इस मुल्क को पीछे ही धकेला है, तरक्की की राह पे नहीं लेके गए। जो ऐसी भी है, लूली है, लंगड़ी है, जमहूरियत है, वो मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस साहब का जो ये जोश और वलवले से भरपूर जो खिताब था करप्शन के हवाले से और ये जुडिशल मार्शल लॉ के हवाले से खास तौर पर, उसे तो पजीराई बहुत मिल रही है कि चीफ जस्टिस का स्टैंस हमेशा से ऐसा रहा है कि वो बोल्ड बातें करते हैं। और अगर दूसरे तनाजुर में देखें तो एक चीफ जस्टिस और जुडिशरी के लिए एक ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है उसे डीफेम करने के लिए। आप देखें मुख्तलिफ बार्स के अंदर कुछ बातें चल रही हैं, वहाँ से निकल के आ रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट का आपको पता है बार के अंदर से जो मसला निकल कर आया, फिर कोयटा से एक मसला निकल कर आया, वो तो बाद में रिट जो थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी क्योंकि वो काबिल समाअत ही नहीं थी। तो चीफ जस्टिस का जो पूरा किरदार इस वक्त सियासी मंजरनामे में नजर आ रहा है, उसे भी तो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कौन कर रहा है?
वैसे बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। हाँ। जो आपकी रियासत के खिलाफ फोर्सेस होती हैं उनको कहाँ हजम होगी ये बातें। exactly. और आप बताया कि जब आप एक तालाब में भी पत्थर मारते हो तो लहरें तो बनती हैं, नेचुरल है, तो उसका रिएक्शन तो आता ही है। और तो ये लोग लेकिन बहरहाल जो चीफ जस्टिस कर रहे हैं और जो अवाम उनको पजीराई दे रही है, बस अब इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ। जितना भी एक बहुत बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें जो हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। कहते हैं कि देखें अभी कुछ मैं जो बात जरूर करना चाहूँगा चीफ जस्टिस, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ कि निगरान सेटअप के हवाले से भी कि अभी तक अभाम ख़त्म नहीं हुए हैं। अब हालांकि चीफ वज़ीर आज़म ने वहाँ लंदन में यकीन दहानी करा दी कि मैं और खुर्शीद शाह जो है जल्द अनाउंस कर देंगे नाम, और नाम तय भी हो गए। ये भी सुनने में आ रहा है कि नाम तय हो गए। लेकिन जो सूबाई सतह पर जो निगरान सेटअप है वहाँ आप देख लें टाकरा लगा हुआ है। पीटीआई वहाँ पंजाब में देख ले नून लीग और पीटीआई बैठा हुआ है, यहाँ पर वहाँ देख ले तो पश्तूनख्वा में पीटीआई है और वो पश्तूनख्वा मैप है। सिंध में देख लें तो एमक्यूएम और सिंध पीपल्स पार्टी, यानी कि ऐसा टाकरा जो आपस में बैठने मुतहम्मिल नहीं हो सकते, एक दूसरे की शक्लें देखने नहीं चाह रहे, वो निगरान सेटअप को अब किस तरह उस पर एग्री होंगे, ये एक बड़ा सवाल निशान है। लेकिन मैं जो जिस बात पर आ रहा हूँ वो ये है कि कल शेख रशीद साहब ने बड़े वसूख से, बड़े जिसने कहना कॉन्फिडेंट अंदाज में उन्होंने कहा कि नवंबर से पहले मैं इलेक्शन होते नहीं देख रहा। और ये ना सिर्फ शेख रशीद बल्कि कई लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं हो पा रहे। चाहे खुर्शीद शाह से भी आप सवाल कर लें, जवाब तो देते हैं लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक अहम बात ये आ रही है कि जरदारी साहब को वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से, और सियासत में बात करेंगे हम जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन कमीशन से सेनेटर से बयान हल्फी लेने का मुतालबा कर दिया है। मतदान में जलसे से खिताब में कहा कि आम इंतखाबात में भी सेनेट की तरह हुए तो ये फजूल एक्सरसाइज हो। बिल्कुल, क्लीन पाकिस्तान के लिए लीडर का क्लीन होना भी बड़ा जरूरी है। अगर जमातें बदउनवान लोगों को टिकट देंगी तो निज़ाम कैसे ठीक होगा, इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा नौशाबा मौजूद हैं, नौशाबा मन्नान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं नौशाबा? जी सबा, वेरी गुड मॉर्निंग सबा एंड अवैस। बिल्कुल हम खैरियत से हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी अपने प्रोग्राम में, शो में सुबह सुबह। जी अच्छा नौशाबा, बिल्कुल जिस तरीके से अब सिराजुल हक साहब ने बयान दिया है सेनेट के इलेक्शंस के काफ़ी दिनों बाद, कैसे देख रही हैं इस बयान को? मैं अभी कुछ 2 दिन कबल इकबाल डे गुजरा है तो मुझे एक शेर याद आ रहा है इकबाल का कि तेरे सजदे की तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। अच्छा, तो सिराजुल हक साहब के बयान को लेकर हम ऐसे ही कोई बात करेंगे कि देखें कि जिस वक्त जो पानामा का केस अकामा पर ख़त्म हुआ और जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया था उसमें सिराजुल हसन साहब सबसे पेश थे। 62(1) के ऊपर जब बात कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा इसकी फेवर में थे और इनको 5 साल इन्होंने हलवा खाया है 2015 के सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के वोट्स पे। ठीक है, और खूब अच्छे तरीके से खाया है हलवा इन्होंने। तो इनको मैं 2 टर्म्स तो हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं, आप डबल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, और अगर एज ए माहिर नफ्सियात आप मेरी राय लेंगे तो एक क्लिनिकल टर्म में हम इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस का टर्म यूज करते हैं। अच्छा, आपके कॉल और फेल में एक मुकम्मल तजाद है। डिसोनेंस की बात कर रही हैं तो ये फिर शायद पीटीआई पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि 5 साल तो हलवा आपने भी खाया है और जमात इस्लामी आपके साथ इत्तेहादी रही है, मुश्तरका गवर्नमेंट थी। देखिए मेरी बात सुने, अभी भी जो जमात इस्लामी है ये जो बात कर रहे हैं सिराजुल हक साहब कि आपको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, जब 1 महीना रह गया तो जब अपोजिशन की बातें कर रहे हैं और इनकी जो सियासी अभी जो इनका इंटरेस्ट है या सियासी जो इनकी जो रुझान है वो ज़्यादा अब नून लीग के साथ होता जा रहा है। इन्होंने जो बात की कि आपको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, देखें ऊपर से ऑर्डर सीएम ले सकता है तो बहुत हुआ, तो खान साहब से ले सकता है, और अगर उससे भी ऊपर से ऑर्डर अगर सिराजुल हक साहब समझते हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ साहब के हाथ में बैत कर रहे हैं। ये खुद उससे ऊपर की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल बलोचिस्तान से जो आप देखें कि हमने अपने 13 पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो देखें हर पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, लेकिन
जमात इस्लामी के सरबराह की जानिब से जो बात की गई है वो अनडेमोक्रेटिक रवैये के ऊपर की गई है कि ऊपर से कहां से आप ऑर्डर ले रहे हैं। एक शफाफियत होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। देखिए, कोई ऐसे ऑर्डर्स की बात नहीं है। हमने अपने वोट्स मुल्की मफाद के ऊपर अवैस दिए हैं। मैं बारहा ये बात मुख्तलिफ चैनल्स पर कह चुकी हूँ कि हमारे बलूचिस्तान जो सूबा है, जो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया दुश्मन अनासर की इसके ऊपर नज़र है। अभी अगर आप देखें तो वो सतार जो एक वाशिंगटन बेस्ड बलूचिस्तान के रॉक एजेंट जो पकड़े गए, जिनकी तंजीम का नाम ही अमेरिकन फ्रेंडली बलूचिस्तान है, इस किस्म के जो उनके इंकशाफात हैं, उसके बाद अगर हम अपने मुल्की मफाद को देखें तो हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर बात नहीं करते। सिराजुल हक साहब की तो किसी किस्म की कोई ऐसा सियासी मैं तो अच्छा नौशाबा, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 2002 में और 2018 में अगर आप देखें सबा जी, तो ये लोग साइकिलों पर आए थे और ये लोग लैंड क्रूजर्स पे गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड था जी जी, इन्हीं लोगों ने उस वक्त स्टार्ट किया था, जमात इस्लामी ने जी, और साइकिल्स पे थे ये लोग, लैंड क्रूजर्स पे आए। खान साहब ने तो इनिशिएटिव लिया है सबसे पहले कि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो खान साहब ने किया है अपने 20 अरकान के हवाले से। लेकिन अब सिराजुल हक साहब ने चाहे देर से कहा या जो भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी अब ये अरकान जो है मैं मुतालबा करता हूँ बयान हल्फी जमा कराएं। तो इस हवाले से आप कहेंगे कि जिसपे फवाद चौधरी कहते हैं कि फिर जमात इस्लामी हुकूमत छोड़ दे? बिल्कुल, अगर ये बात है कि देखिए दीन के नाम पर ये सियासत कर रहे हैं, मुझे पीपल्स पार्टी से देखिए आप एक शहरी के हिसाब से या एक इंसान या मुसलमान के हिसाब से भी आप बात करते हैं, सियासत करते हैं, लेकिन दीन के नाम को लेकर जिस तरह भी इन जमातों ने, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे वो सिराजुल हक साहब हैं, इन्होंने सियासत की और ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। बिल्कुल बयान हल्फी है। हमने तो कहा है कि एहतसाब सब पर लागू है, जिन्होंने वोट लिया है या जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है उन सब के ऊपर लागू है, चाहे वो पीटीआई से हैं या किसी भी और जमात से हैं। मसला ये ना नौशाबा कि अब उन्होंने ये बात तो कह दी है, सिराजुल हक साहब ने ये बात तो कह दी है, अब इस मसले को हल तो करना है। तो अब क्या होना चाहिए अगला स्टेप आप लोगों की जानिब से? हमारी जानिब से तो यही है कि खान साहब ने कह दिया कि एहतसाब करें और सिराजुल हक साहब का जो है उस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं और हम क्या बात कर सकते हैं। बल्कि अच्छी बात है कि एक महीना पहले, जब 1-1.5 महीना पहले जब रह गया, इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं, तो हमारी सफाई हो रही है, हमें अपनी वफादारियां नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन इज वेरी वेग, क्योंकि आप हिपोक्रेसी की बात कर रही हैं और फिर दूसरी तरफ आपने ये कहा कि जमात इस्लामी ने ही शायद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू किया, आपने संगीन नौयत का इल्जाम लगाया। तो फिर 5 साल आपने कैसे उनके साथ हुकूमत में गुजार दिए? इसमें देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अवैस हम लोग बात कर रहे थे। हॉर्स ट्रेडिंग किसी से छुपी हुई नहीं थी। सेनेट के इलेक्शन में अलायंसेस, आप हिस्ट्री देखें, ये पीपल्स पार्टी या जो नून लीग है ये करते हुए आए हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग के जो था इसके ऊपर हमें पहले से सब पार्टीज के इल्म में ये बात थी और इसके ऊपर खान साहब ने बहुत पहले ही सबसे पहले आवाज उठाई थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लेके आए, डायरेक्ट जो इलेक्शन है उसके ऊपर बात करें, सिलेक्शन के ऊपर, मगर उसके ऊपर कान धरे नहीं गए क्योंकि सब दरबारी अपने थे। लेकिन नौशाबा फिर भी 5 साल तो आपने गुजारे ना साथ, आप हमारे साथ ही रहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कल क्या गुफ्तगू की है वो अपने नाजरीन को जरा सुनाते हैं और आप भी सुनिए। जी जी। چې اوس د دې اجتماع نه لاړ شئ نو د پلار او د مور قدمونو کې به او د هغوی په لاسونو ښکلولو کې او د هغوی په تابعدارۍ کې به ځانونه جنت لټوئ. د الله حکم دا دی امر الله تعبد الا اياه. तो आपने सुना कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने क्या कहा। अब ये सुनते हैं कि चौधरी ने रिएक्शन में क्या कहा है। तो जनाब अभी आपको सुनवाएंगे कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है और अब हम नौशाबा से जो है मजीद बात करेंगे। जी नौशाबा, आपने सुना क्या कहा सिराजुल हक साहब ने? सिराजुल हक साहब की देखें अभी जो भी इल्ज़ाम, एक होती है देखें सबा कि हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत
शुरू से करते हुए आए हैं। और हम सबको इस वक्त मिलकर ख़ास तौर पर मैं मीडिया को, आपके चैनल को इस चीज़ पे अप्रिसिएशन करती हूँ कि आप लोग सच की आवाज़, हक की आवाज़ उठा रहे हैं और आवाम तक एक ट्रू पिक्चर लेकर आ रहे हैं। हम सबको मुल्की मफाद पर इकट्ठे होना है और ये जो 2018 का इलेक्शन है, हमने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एहतसाब का जो अमल है, अपना जो मुल्क से हमारे लूटा हुआ पैसा है कि जिस वक्त वफाक में अगर हमारी हुकूमत आ जाती है जी जी, तो जो भी मेंबर पार्लियामेंट अगर वो पीटीआई से हुआ और उस पर करप्शन साबित हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। देखिए, ऐसा दावा करना ये बहुत बड़ी बात थी। अभी सेनेट के इलेक्शन के बाद जिस वक्त हमारे सामने आया, हमने उसके ऊपर अमली जामा देखा कि खान साहब ने उसको पहनाया। अच्छा नौशाबा, जहाँ तक आप बात करिए खान साहब के हवाले से, वहीं इस तरह भी तनकीद की जाती है कि जब एहतसाब का मामला आया और एहतसाब कमीशन का मामला आया तो आप लोगों ने उसके सरबराह को फारिग कर दिया क्योंकि आपको लगा कि मजीद करप्शन जो है वो सामने आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो ऐसा कोई उसके सरबराह को या फारिग करने की या उसके ऊपर बात नहीं की। जिधर करप्शन सामने आएगी, चाहे वो पीटीआई से या किससे बाहर है, हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और किसी ऐसा इस तरह नहीं था कि किसी को फारिग करना हमारे बस में था या हमने किसी को फारिग कर दिया। जो भी 62(1)(f) के अंदर या जिसके ऊपर भी करप्शन साबित होगी, वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट की एक लीगल जो प्रोसीडिंग है उसमें से निकले और अपने आप को क्लियर कराए और उसके बाद। अच्छा नौशाबा, ये बताइएगा, चूंकि इलेक्शन के लिए खुले जी, इलेक्शन नजदीक आने जा रहे हैं और क्योंकि सियासी खलफशार नजर आ रहा है, आपके जो इत्तेहादी थे अब इत्तेहादी नहीं रहे हैं और वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी से जो आप पूरे 5 साल और उससे पहले भी 2013 की इलेक्शन कैंपेन के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर खान साहब कड़ी तनकीद करते रहे, कहते रहे कि दोनों का गठजोड़ है, अब पीटीआई की इतनी कुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ? आपने कौन सी कुर्बत देखी है? आप तो क्लियर वर्ड में खान साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी के होते हुए कोई अलायंस नहीं हो सकता। Action speaks louder than words. नहीं, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी से फिर दोस्त आशिक इवान साहिबा ने शमूलियत इख्तियार की, बाबर इवान साहब तशरीफ लेकर आए और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सरगोदा से नदीम चंद ने शमूलियत इख्तियार की, जो कि पीएसए के चेयरमैन भी रहे और उसके अलावा वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। 2018 इलेक्शन में नून लीग के अगेंस्ट बहुत बड़े अच्छे वोट से उन्होंने लिया फतह की, और उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। किसी भी जमात में अवैस और सबा, हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जमात में सब लोग ही अच्छे हो और सब लोग ही बुरे हो। जब 2000 मैं आपको एक बात आपके तवज्जो से कहूंगी कि 2013 का जो पॉपुलेशन कंसेंसस हुआ था उसमें ये साबित हुआ था कि जो 1714 खानदान है जी, वो ही हमारे जब से पाकिस्तान बना है, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सेनेट, हमारी प्रोविंशियल असेंबली में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी 3.5 मिलियन खानदान है वो गरीब से गरीब होते गए और यही अमीर से अमीर होते गए, ठीक। अब इन्हीं खानदानों में से जो लोग सब करप्ट नहीं है, हमारे साथ वो लोग आ रहे हैं जो सादिक और अमीन है, और उसी के साथ आएंगे सबा जिस जो लीडर है जिस जमात का, उसको सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इनका नजरिया अब बना है नवाज शरीफ साहब का, जब ये नाअहल हुए ये अजीज साहब के साथ बैठ के कहते हैं जी अब मैं अब मैं नजरियाती हो गया हूं। द पॉइंट इज दैट कि पीटीआई के हवाले से जो बात की जाती है कि जी कुर्बतें कुछ करीब हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ करीब हो रहे हैं, वो जो सेनेट के इलेक्शंस थे ना, उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि जी कोई जगह खाली है और खान साहब जो है किसी किस्म का कोई इलाहा कर सकते हैं या कोई गठजोड़ हो सकता है। बहरहाल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मांडी वालों को लेकर बात करते हैं, बार बार मांडी वाला को लेकर ये लोग बात करते हैं। एक ही बात इनके पास रह गई है, ये बजाय कि जिस चीज के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं ये मुल्क को जवाब दें, ये मुल्क को जवाब दें। इनको हफ्ते 10 दिन के बाद अडयाला जेल नजर आ रही है, ये मुल्क को इनके कबूतर अभी सारे फड़फड़ा रहे हैं। ये इस चीज के ऊपर जवाब देना इनको चाहिए था कि इन्होंने मुल्क का लूटा हुआ पैसा, ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों की ये नॉन डिबेटेबल इश्यूज के ऊपर लेकर आते हैं। क्या आज से पहले एडजस्टमेंट्स नहीं हुई? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एडजस्टमेंट्स किए, इस किस्म की एडजस्टमेंट पॉलिटिकल मुल्की मफाद पे। लेकिन उससे पहले खान साहब जरदारी साहब को बहुत बुरा भला कह चुके थे, ये भी कह चुके थे कि एक जगह जलसा हुआ था, साथ भी बैठे। जी जी नहीं, वो अभी भी उसी चीज के ऊपर कायम है।
उसके ऊपर तो ऐसी किसी जगह पे आपने उनको दोनों को एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए देखा हो तो आप मुझे बता दें, ऐसे तो कोई बात हुई नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा करप्शन के हवाले से बात करें, हम हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां पर सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा बातें सुनाई दी गई। वहीं पे सिराजुल हक साहब ने अब मुतालबा भी कर दिया, बयान हल्फी का, पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से बात की है। ये बताएं कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें पीटीआई किधर स्टैंड करती है, क्या आपकी जो है पार्टी पॉलिसी होगी, किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, और खास तौर से सिंध में जो आपका फोकस बड़ा कम है उसके हवाले से अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हमने इस वक्त जो मेन फोकस किया है, जो अपना मैंडेट और मंशूर जो आप देखें अभी 29 का जलसा जो होने जा रहा है लाहौर में, इसमें आप ये हम 23 मार्च के बाद मीनार पाकिस्तान पे ये एक तारीखी जलसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। हम अपनी जो कैंपेन है मेंबरशिप की और वो हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। खान साहब रोज़ बहुत ज़्यादा दौरे कर रहे हैं, खुद भी मेंबर साजी स्टार्ट हो गई है, मेंबर साजी मुहिम, जगह जगह कैंप्स हमारे लगे हुए हैं, पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है। इतना फोकस क्यों कम है? अब तो एमकेएम के डिजास्टर के बाद, दो धड़ों में तब्दील होने के बाद तो काफी स्पेस निकली थी पीटीआई के लिए। अब कराची के अंदर खान साहब ने, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले विजिट किया था और कराची को पे बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम हुआ था, और मेंबर साजी की मुहिम कराची से ही हमने स्टार्ट भी की थी खान साहब ने अभी कुछ चंद हफ्ते कबल। और जो आप बात कर रही हैं मुत्तहिदा की, एमएमएम जो ये एमक्यूएम की, वो बिल्कुल उनको आप देखें कि वो या तो लंदन एमक्यूएम लंदन है या जो दूसरी, तो उनके साथ तो आप कोई रही नहीं। और जहाँ आप 2018 इलेक्शन में पीटीआई को देखते हैं तो अगर आप खुद देखें, ये जो 62-1F की तलवार है ना, ये अब सबके सरों पर लटक रही है। खासकर जो गाड़ी को चलाने वाला, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि उसका इंजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगर आप बाकी पार्टीज को देख लें, वो बिलावल भुट्टो है या बिलावल जरदारी, अभी तक तो यही नहीं तय हो सकता उनका। अगर आप इस तरफ आते हैं तो एमक्यूएम का कोई वजूद ही नहीं है। जो मेजॉरिटी के साथ अगर आप समझते हैं, जो जमात इस वक्त सामने आएगी, इमरान खान एक बैनुल अक़वामी जो है वो लीडर के तौर पर दुनिया के सामने माने भी जाते हैं। ठीक है, बैनुल अक़वामी लीडर के तौर पर सामने आए, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पीटीआई कराची से भी सीटें जीतेगी और उनका किरदार नजर आएगा, और मुल्क के दीगर शहरों में भी उनका किरदार नजर आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। नौशाबा मनान, आप हमारे साथ मौजूद थी, पीटीआई रहनुमा है, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। सबा वो यही बात कर रही थी कि सेनेट इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद किसी जमात ने एक्शन नहीं लिया सिवाय पीटीआई के, तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। हाँ बिल्कुल, ये इस हवाले से पीटीआई के लिए सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जब तहकीकात होती हैं और उसके बाद आगे का जो लाहे अमल तय होता है और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है उससे बेहतरी आती है या नहीं आती है। तो नौशाबा मन्नान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सिराजुल हक साहब के हवाले से, उनके बयान के हवाले से डिस्कशन कर रही थी, पीटीआई की पार्टी पॉलिसी के हवाले से डिस्कशन कर रही थी। गुड मॉर्निंग आज में बहुत कुछ है आपको बताने को और बहुत कुछ है आपके साथ में शेयर करने को, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से। और कोई भी चीज़ अगर अच्छी तरीके से किसी भी जगह पर लगी हो, बड़े करीने से सजी हो, तो उस जगह की जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है। और ऐसा मुमकिन तभी होता है जब आपके पास एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर हो, एक अच्छा दिमाग हो, एक अच्छा ब्रेन हो, जो कि तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर बड़े बखूबी एडजस्ट करता हो। हमारे साथ मौजूद है। हाँ, और वो हमारे साथ मौजूद है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, पेंटर भी हैं, हिना महबूब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, इतने सारे माशाल्लाह से आप मल्टी टैलेंटेड है, इतने सारे आप काम कर लेती हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि टाइम कैसे मिल जाता है इतने सारे काम करने का? टाइम ऐसे कि दिन रात काम करना पड़ता है। दिन रात काम करना पड़ता है, इस वजह से टाइम निकलता है। अच्छा है ना, वैसे तो आपके पेंटिंग्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम जैसे ब्रेक के लिंक पे बात कर रहे थे ओवरऑल आपके काम के हवाले से, आपके वर्क के हवाले से, कि आप आर्मी म्यूजियम्स के साथ भी जो है वो काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं म्यूजियम्स के एम्बियंस, पेंटिंग्स और क्रिएशंस के हवाले से जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप ये काम करती हैं और क्या क्या आपको फिर रिक्वायरमेंट होती है उसमें? बेसिकली हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये टीम वर्क होता है, एक बंदे का काम नहीं है। आर्मी म्यूजियम्स जितने भी हैं दे आर हेड बाय QMG, ठीक है, क्वार्टर जनरल मास्टर। और फिर आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के अंदर है जो कि AHF है, जिसको DG न्याजी हेड कर रहे हैं। ठीक। एंड देन मेरे साथ होते हैं हमारे साथ आर्मी म्यूजियम में ब्रिगेडियर अदनान, ही इज़ डायरेक्टर आर्मी म्यूजियम। वो हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। इसके अलावा
अलावा डिस्कशंस होती हैं हर चीज़ पे, बिकॉज एक थीम बनाना होता है, थीमेटिक काम होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने जस्ट एक काम कर दिया ऐसे ही, बस आई चीज़ दिमाग में कर दिया। पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें रिसर्च होती है, हमारे साथ हिस्टोरियन भी होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं, और इसके अलावा डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, स्कल्पचरिस्ट हमारे साथ हम अटैच कर लेते हैं। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, और इंटीरियर डिज़ाइन। अच्छा है ना, कितना मुश्किल होता है कि हम कॉमन पेंटर के हवाले से बात करें, जिसने जो इमेजिन किया वो उसने जो है वो बता दिया कि जी मैंने ये पेंटिंग बनाई है, उसने तमाम कैनवस के ऊपर वो चीज़ें बना दी। लेकिन एक ऐसा पेंटर जो कि आपके जैसा पेंटर है, जिसको हिस्ट्री का भी ख्याल रखना है, जिसको वो लोकेशन भी अपने जहन में रखनी है, वो इंसिडेंट भी अपने जहन में रखना है, और उसके बाद फिर पेंटिंग करनी है, तो कितना मुश्किल होता है वो तमाम चीज़ें डिज़ाइन करना। इसमें होता है टाइम टेकिंग बहुत कम होता है, लाइक टाइम बहुत लगता है हम लोगों को, लेकिन होता क्या है कि डिस्कशंस बहुत होती हैं, लाइक लेआउट्स बनाते हैं हम लोग, अप्रूवल्स, बेसिकली अप्रूवल बेस्ड सारा काम होता है, और उसके अलावा साथ में रिसर्च करवाई जाती है, मुझे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, फिर हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, लाइक आर्मी के डिफरेंट लाइक पोजेस हमें दिखाने होते हैं, उसमें एक्शंस क्या होते हैं, वेपन किस तरह पकड़ना है, इवन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको ख़राब नहीं कर सकते, कि इवन टैंक कैसे चलता है, इवन इस चीज़ की भी मुझे देखनी पड़ती है, ख्याल करना पड़ता है कि टैंक जब चल रहा है तो उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, वो कैसे मूव ऑन करता है। अच्छा है ना, ये बताएं, मैं प्रोफाइल देख रहा था आपका कि डायरेक्टर क्रिएटिव हैं प्लेबस के आप, आर्मी के साथ आपने काम किया, एसएसजी के साथ काम किया, एएचएफ के साथ आप काम कर रही हैं, यूएनडीपीओ के साथ आप काम कर रही हैं, हाउ डू यू डू दैट? एंटरप्रेन्योर भी हैं आप, कितना मुश्किल है? आमतौर पे देखा जाता है कि मिलिट्री रिलेटेड जो चीजें होती है ना वो लड़के कर रहे होते हैं, क्योंकि शौक होता है मिलिट्री से, वेपन्स के साथ। एक लड़की होके, खातून होके ऐसा काम करना, बस एक शुरू से एक इंटरेस्ट भी था टू वर्क लाइक इस लेवल पे और इस तरह का काम करूं। मुश्किल होता था, अब नहीं होता है, बिकॉज नाउ आई एम यूज्ड टू ऑफ ऑल दोस थिंग्स, कि इतना टाइम हो गया, मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, और दे आर वेरी, एवरीवन इज कोऑपरेटिव विद मी व्हाइल वर्किंग। जाहिर है वो कोऑपरेशन जब तक ना हो काम नहीं कर सकते आप। सो ये कि ऐसा कोई नहीं, बस ये दिन रात काम करना होता है, बिकॉज जब हमारे पास डेडलाइन आई होती है किसी काम की, तो वो होता है कि बस रातों रात काम करना है, डेडलाइन को मीट करना बहुत जरूरी है। उसमें ऑपरेशंस के हवाले से भी आपने काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, रद्दुल फसाद के हवाले से भी आप बता रही थी कुछ। ऐसा है कि अभी हमने वॉर ऑन टेरर गैलरी अभी आर्मी म्यूजियम में बनाई है, जिसको आप कहने रेनोवेट किया है फिर से। उसमें ये वी स्टार्टेड दैट फ्रॉम हैप्पी पाकिस्तान से हमने थीम बनाया, स्टार्ट किया है, फिर जितने ऑपरेशन आए हैं अब तक, लाइक राह रास्त, राह निजात, और बीच में और भी 30-40 ऑपरेशन है जो कि नई लोगों को पता है। करते करते फिर ज़रबे अज़ब हम लोगों ने लास्ट ईयर किया, और अब एड ऑन हो गया उसमें रद्दुल फसाद। तो रद्दुल फसाद के एडिशन से लाइक उसमें अगेन जो इश्यूज आए हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो सारी इन्वॉल्व करते हुए देन अगेन टुवर्ड हमने रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व करके हैप्पी पाकिस्तान पे इसकी इसके अंदर आप लोगों ने किया क्या? हैप्पी पाकिस्तान के ऊपर उसकी एंडिंग तो हो रही है और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी, काफी हद तक हो भी गया है, लेकिन ये जो पूरी आपने आर्मी म्यूजियम के साथ प्रोजेक्ट किया है, इसको किस तरह से डिजाइन किया है, उसमें क्या चीजें आप दिखा रहे हैं उसके अंदर? बेसिकली हम लोग पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग देखें, इस पे वर्किंग हो रही होती है। तो हमारे यहाँ बहुत नेगेटिविटी इस वक्त है कि माइंड में लोगों के नेगेटिव इमेज है, तो हम लोग पॉजिटिविटी को लेके चल रहे होते हैं कि पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कैसे की जाए, लोगों को क्या चीज़ एक्चुअल क्या दिखाया जाए, ये हम लोग इस पे वर्किंग करते हैं, जिसमें जाहिर है हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी, डिजास्टर भी दिखाना है और एक अच्छी चीज़ भी दिखानी है, बेसिकली मैसेज कन्वे करना है कि दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द थिंग एज इट इज। आपने इंसिडेंट वो पोर्ट्रेट के थ्रू जो है अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बताना होता है कि ये इंसिडेंट था, बेसिकली डिजाइन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लाइक अब आप एपीएस का ही देख लें, जब एपीएस का इट वाज अ बिग एंड ह्यूज इवेंट जो था, डिजास्टर हुआ था उस वक्त, तो उसको हम लोगों ने विद पिक्चर्स, विद टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इन्वॉल्व होते हैं, राइटिंग्स होती हैं, कैप्शंस देते हैं, पोइट्री हम ऐड ऑन करते हैं, और पिक्चर्स लगा के और पेंटिंग्स बना के हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ काम होता है। अच्छा है ना, कब से आप ये कर रही हैं सारा कुछ, कब से स्टार्ट किया पेंटिंग का, और आपको मतलब कि अब कितना ज़बरदस्त, आपको कितना अच्छा फील होता है कि आप जो पेंटिंग्स कर रही हैं, जो क्रिएशन, जो एम्बियंस आप क्रिएट करती हैं, वो आपके अपने मुल्क के लिए, वो आप अपनी आपके मुल्क की आर्मी के लिए, वो हमारे अपने लोगों के लिए, पैट्रियटिज्म तो झलकता है उसमें। बिल्कुल, आई फील रियली प्राउड वर्किंग फॉर पाकिस्तान। और अपार्ट फ्रॉम ये वाला काम, मैं पाकिस्तान पे भी मैंने बहुत काम किया है। बेसिकली जितना काम कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान की भी हिस्ट्री हम लोग मैनेज करते हैं, ये नहीं है सिर्फ आर्मी बेस्ड हिस्ट्री है, पाकिस्तान की लाइक हिस्ट्री को लेके चलते हैं, जिसमें हम
लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू होते हैं टिल नाउ तक पे आते हैं, जिसमें हमारे सारे फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल्स भी लोगों को हम जरूर इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आर्मी का काम हो रहा होता है। एंड आई फील रियली प्राउड वर्किंग फॉर पाकिस्तान। आई फील प्राउड टू बी पाकिस्तानी। चले जी, हम सब भी पाकिस्तानी होने पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हिना हमारे साथ मौजूद है और हिना से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हिना से जानेंगे कि इनके ड्रीम्स क्या हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, बात हो रही है आर्ट के हवाले से और हमारे साथ ज़बरदस्त डिजिटल आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं। हिना महबूब, आपसे ब्रेक में बात हो रही थी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, कि आप इतना काम कैसे करती हैं, फिर आप शादीशुदा भी हैं, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करती हैं? 24/7 काम कर रहा होता है एंटरप्रेन्योर तो? इसमें ऐसा है कि ऑब्वियसली घर वालों की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है और चाहिए होती है। नो, माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ जस्ट लाइक माय फ्रेंड ऑल्सो। सो ये है कि वो अब सबको पता है कि मैंने दिन रात काम करना है। और अगेन एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। सो ये कि माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव, लाइक वो मर्दों के लिए कोई आमतौर पर बात करता नहीं। नहीं, आई से दिस थिंग कि मेरे पीछे तो मेरे हस्बैंड का हाथ है। अगर वो ना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, घर से बाहर ही ना निकलने देते, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। सिस्टम ना हो तो फिर आप आगे जाके काम नहीं कर सकते। वी आर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। हम लोग कंपनी भी हमारी इकट्ठी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें उनका अलग काम है, मेरा अलग है। कुछ काम ऐसे हैं जो इकट्ठे भी कर रहे हैं हम लोग, और इसके अलावा वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो। सो ये सारी सपोर्ट के साथ साथ। अच्छा हिना, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था जब आपने पेंटिंग स्टार्ट की? तो हाउ कम यू नो कि नहीं यार, आई एम अ गुड पेंटर, आई कैन पेंट दिस थिंग? इसकी अगेन एक स्टोरी है, मैं दोबारा सुना देती हूँ जो हर दफ़ा मैं सुनाती हूँ। लाइक आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर लाइक इन 2000। सो उस वक्त में जब ये हुआ तो पहले तो ऐसा चाहे आई यूज्ड टू डू पेंटिंग, बट लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज डूइंग कंप्यूटर साइंस बिफोर दैट। मैंने IT भी पढ़ा हुआ है। तो उस दौरान बस सडनली ज़ाहिर है एक डिप्रेशन के फेज़ में, और उस फेज़ में आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स एंड ऑल दैट। कुछ चीज़ें ऐसी I can go to this field. Then after that I went into art and design field. कंप्यूटर साइंस करके फिर मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन में एडमिशन लिया, काम करना शुरू किया। तो फिर आप अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ गए, रिकवर किया? जी 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चले हुए। सही चले, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत दे और ऐसे ही हेल्दी रखे। अच्छा, ड्रीम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। जब कोई इतना काम कर रहा होता है ना, तो फिर उसकी ख्वाहिशात बढ़ती चले जाती हैं कि अब मैंने ये काम कर लिया है, अब मुझे इससे आगे जाके ये चीज़ अचीव करनी है। ड्रीम्स क्या है? मेरे ड्रीम्स ये हैं कि पाकिस्तान का जो है नाम इंटरनेशनल लेवल पे पॉजिटिव नाम क्रिएट किया जाए, लाइक पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए। पहला तो मेरा ये ड्रीम है कि अपने मुल्क में सब कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है और अपने मुल्क के लिए हमें करना चाहिए। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ। सो ये है कि इसका है कि अपने मुल्क के लिए करके, मतलब उस लेवल पे और मजीद अभी देयर इज लॉट टू अचीव। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे इसको मैं आर्ट और डिज़ाइन को, पाकिस्तान आर्ट को प्रमोट करूँ। बेसिकली मेरा मेन यही है ड्रीम के पाकिस्तान आर्ट को प्रमोशन मिले, हम लोगों का एक पाकिस्तान एज एन आर्टिस्ट और क्या चीज़ आप समझती हैं कि प्रेजेंट करनी चाहिए, रिप्रेजेंट करनी चाहिए इंटरनेशनली? लाइक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग हम लोगों को क्रिएट करनी चाहिए, जो कि नहीं है। हैप्पी गो लकी फेसेस दिखाने चाहिए, लाइक थ्रू आर्ट एंड डिजाइन को बताना चाहिए हमारा कल्चर कितना रिच है। कल्चर हमारा इतना रिच है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट आल्सो। आई एम टॉकिंग विद डिफरेंट लाइक चैनल्स इन मतलब दुबई वगैरह भी, जहाँ पे हेरिटेज के साथ थोड़ा मेरा कोलैबोरेशन की बात चल रही है, जिसमें पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट किया जाए। प्लस जो है हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट की है, जिसमें वी आर पार्टनर विद सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें नमल के साथ भी, बल्कि अभी जेबिस के साथ भी हमारा हुआ है। वी आर फंडिंग एंड डूइंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट मेरा पार्ट ये है, लाइक माई हस्बैंड, मी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वी आर डूइंग दैट। माई पार्ट इज दैट क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, क्रिएटिव साइड पे, लाइक क्रिएटिव बिजनेसेस। तो फीडबैक कैसा आता है? लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं? फैमिली से तो सपोर्ट है ही, लेकिन ओवरऑल क्या सपोर्ट का क्या सिनेरियो है? लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं जब म्यूजियम जाते हैं और देखते हैं कि ना ये आपने कैसे किया? बहुत ज़्यादा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पीपल रियली लाइक अमेज्ड टू सी सच थिंग इन पाकिस्तान, कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने डेवलप किया है। जितने इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, दे लाइक गिव गुड फीडबैक। आर्मी म्यूजियम तो अब इट्स ओपन फॉर पब्लिक ऑल्सो, तो उसमें ये बच्चे बहुत खुश होते हैं आके, लाइक उनके लिए एक बहुत एक चीज़ है कि दे आर सीइंग एवरीथिंग लाइक लाइव, अपनी आंखों से देख रहे हैं वो लोग। अच्छा हिना, ये बताएं कि आपने ये सारी अचीवमेंट के बारे में बताया, इतना माशाल्लाह आपको फेम मिल रहा है, आप इंटरनेशनली काम करना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, आप
स्टेज पर आ चुकी हैं कि आप लोगों के लिए रोल मॉडल है, खासतौर पर खवातीन के लिए, उन खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगेन उसमें वही वो फंडिंग इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, आई एम स्टार्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट इन्वेस्टमेंट फंडिंग आल्सो इन दैट, जिसमें वुमेन को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। उसमें मतलब फंडिंग्स किस तरह से होती है, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइक आप कैश एकदम ही दे दें, उसमें होता है कि आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं, उसमें हम उनको ICT लाइक जिसमें कंप्यूटर, वेबसाइट्स और ये सारी डेवलपमेंट होती हैं, प्लस स्पेस देते हैं, लोकेशन करते हैं, और हमारे साथ डिफरेंट डोनर्स अटैच हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, जो जिनसे हम लोग करके सारा का सारा काम कर रहे हैं। और प्लस वी इन्वेस्ट ऑन बिजनेस स्टार्टअप्स ऑल्सो, न्यू स्टार्टअप्स को हम लोग कर रहे हैं जो कि आइडिया लाते हैं हमारे पास, और हम जो सबसे अच्छा आइडिया हो तो हम उसको आगे इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बेस्ट विशेस आपके लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। हिना महबूब इंटीरियर डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर और पेंटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डिस्कशन कर रही थी। और ऐसे लोग जब हमारे शो पे आते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के आइडियाज़ के लिए काम करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली ये है हमारा असल पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान के ये वो टैलेंटेड लोग जो कि अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।